हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वर्ग एवीज यानी कि पक्षी वर्ग क्लास एवीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वर्ग एवीज में ऐसे चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जिनमें अग्रपाद पंखों में यानी कि विंग्स में मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित होते हैं। स्वर के लिए सिरिंक्स उपस्थित होता है और शरीर पर परों यानी कि फेदर्स का एक आवरण होता है। तो वर्ग एवीज ऐसे चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स का एक वर्ग है जिसमें अंडज यानी कि एग देने वाले एगलिंग, उड़नशील यानी कि जो उड़ते हैं, समतापी वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं जिनमें तीन विशेष बात कि अग्रपाद यानी कि 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अग्रपाद पंखों में विंग्स में रूपांतरित होते हैं। स्वर के लिए सिरिंक्स उपस्थित होता है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं और शरीर पर परों यानी कि फेदर्स का एक आवरण पाया जाता है। इनके प्रमुख लक्षण में सबसे पहले ये द्विपादी अर्थात बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं। इनके अग्रपाद विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए इनमें अग्रपाद नहीं होते, विंग्स के रूप में होते हैं और इनमें जो चलन होता है वो 2 पादों से, पिछले हाइंड लैम्ब यानी कि पश्च पादों से होता है, इसलिए द्विपादी हैं। अंडज हैं यानी कि एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग देते हैं, अंड प्रजक है। उड़नशील है अर्थात इनमें फ्लाइंग कैपेसिटी होती है अर्थात उड़ने की क्षमता होती है और ये समतापी वर्टिब्रेट्स है अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इनकी बॉडी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। इनका शरीर अनेक सारी अनुकूलताएं प्रदर्शित करता है जो इन्हें उड़नशील बनाती है या उड़ने में इन्हें सहायता करती है। इनमें सबसे पहला अडेप्टेशन इनका शरीर का नौकाकार यानी कि बोट शेप्ड और दाढ़ा रेखित यानी कि स्ट्रीमलाइन लंबा पतला होना होता है, जिससे उड़ते समय इनमें फ्रिक्शन कम से कम लगे। और इनका शरीर 4 भागों में बटा हुआ होता है, सर यानी कि हेड, ग्रीवा यानी कि नेक, धड़ यानी कि ट्रंक और पूंछ यानी कि पुच्छ यानी कि टेल। ग्रीवा इनकी लचीली होती है और टेल उड़ते समय एक तो बैलेंस बनाती है यानी कि संतुलन का काम करती है, परिचालन यानी कि स्ट्रीमिंग में हेल्प करती है, मुड़ने में और इधर से उधर जाने में, उत्तोलन यानी कि लिफ्टिंग ऊपर उठाने में सहायता करती है और बॉडी के पूरी बॉडी का बैलेंस का मेन काम कौन करता है? टेल करती है। इनमें पाद यानी कि जो लिम्स होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं। अग्रपाद तो पंखों में यानी कि विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन पश्चपाद पर्चिंग में, चलने में, कूदने में यानी कि हॉपिंग में और जल में चलने में, वेडिंग आदि के लिए रूपांतरित होते हैं। पर्चिंग का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर हाइंड लिम्स में यानी कि पश्चपादों में विशेष मसल्स यानी कि मांसपेशियों की व्यवस्था होती है। तो जब ये किसी बर्ड्स किसी पर्च यानी कि डाली पर, किसी तार पर या किसी आधार पर बैठती हैं, उसे हम पर्च बोलते हैं, ये पर्क कहते हैं। तो जैसे ही ये उस पर बैठती है, डाली पर बैठी, तो इनकी मसल्स जो होती है, जो विशेष अरेंजमेंट वाली होती है, विशेष व्यवस्था वाली होती है, उस डाली पर बैठते ही इनकी मसल्स इनके क्लॉज को, पंजों को ऑटोमेटिकली उसके चारों तरफ लॉक कर देती हैं, जिससे ये बैठे बैठे सो सकती हैं और ये गिरती नहीं हैं। तो ऐसी मसल्स की जो व्यवस्था है उसे हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म, और इनकी ये बैठने की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्चिंग बोलते हैं। तो ये पश्चपाद एक तो पर्चिंग के लिए अनुकूलित होते हैं, चलने के लिए यानी कि वॉकिंग के लिए, कूदने के लिए अपनी की होपिंग के लिए और जल पर चलने के लिए वेडिंग के लिए रूपांतरित होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होता है और बाह्य कंकाल अधिचर्मी होता है यानी कि हॉर्नी होता है।
हॉर्नी का मतलब हॉर्न से समझ सकते हैं हम, हॉर्न कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये अधिचर्मी का मतलब क्या है, हॉर्नी मजबूत, और श्रृंगी होता है, ड्राई टाइप का होता है। और ये जो बाह्य कंकाल है, परो यानी कि फेदर्स, शल्को यानी कि स्केल्स, पंजो यानी कि क्लॉज, और आच्छादु यानी कि शीत द्वारा निरूपित होता है। अर्थात जो एक्सोस्केलेटन है इनका, बाह्य कंकाल है, वो फेदर्स के परों के रूप में, शल्को यानी कि स्केल्स के रूप में, और पंजो यानी क्लॉज और शीत के रूप में प्रेजेंट होता है। शल्क जो होते हैं केवल, स्केल्स जो होते हैं वो केवल पश्चपादों में होते हैं, बॉडी के और पार्ट्स में नहीं होते। इनकी त्वचा शुष्क होती है, ड्राई होती है और ग्रंथिहीन होती है, अर्थात उनमें ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन पूंछ के आधार पर एक तेल और प्रीन ग्लैंड उपस्थित होती है, और ये प्रीन ग्लैंड ऑस्ट्रिच यानी कि शतुरमुर्ग और पैरट यानी कि तोता में अनुपस्थित होती है। इसका जो स्राव होता है पंखों को कोमल बनाता है और उनको सजाने में, ड्रेसिंग में हेल्प करता है। अंतः कंकाल इनमें पूर्णतः अस्थिल होता है, अर्थात बोन से मिलकर बना होता है। इनकी बोन में भी विशेष बात है जो इनकी अडेप्टेशन शो करती है। इनका जो अंतः कंकाल होता है हड्डियों का बना होता है, अर्थात अस्थिल होता है, हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है। इनकी जो बोन्स होती हैं वो छिद्र युक्त होती है, इनमें पोर्स होते हैं, पोरस कहते हैं इनको, मज्जा रहित, अर्थात उसमें बोन मैरो एब्सेंट होता है, और वतिल यानी कि न्यूमेटिक होती हैं। इनमें छिद्र युक्त होता है, अंदर से खोखली होती है, बोन मैरो एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें डबल प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है जिससे इसको मजबूती मिलती है। अब इनमें मज्जा रहित होने थी यानी कि बोन मैरो एब्सेंट होता है। तो बोन मैरो का मेन काम क्या है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण करना होता है। अब इनमें बोन मैरो नहीं होते हैं, इसके लिए इनमें एक स्ट्रक्चर होती है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। शरीर के पश्च पार्ट में एक संरचना उपस्थित होती है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, उसके अंदर इनकी आरबीसी आदि का निर्माण होता है क्योंकि बोन मैरो इनमें एब्सेंट होती है। और इसी बी से जो वर्ड है बी लिम्फोसाइट्स में, वो जो बी वर्ड है वो बी लिम्फोसाइट के लिए जो वर्ड बी है वो बुर्सा के लिए लगा हुआ है, ना कि बोन मैरो के लिए लगा होता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो बोन मैरो में परिपक्व होती हैं। यानी कि अस्थि मज्जा में परिपक्व होती है, लेकिन इस बोन मैरो में इस बी लिम्फोसाइट का जो बी वर्ड है वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के लिए, ना कि बोन मैरो के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है शरीर के पश्च भाग में, से बुर्सा ऑफ फैब्रिकस बोलते हैं, क्योंकि इनमें बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा नहीं होता है, इसलिए आरबीसी आदि बनाने के लिए इनमें एक संरचना होती है, इसे बुर्सा ऑफ फैब्रिकस बोलते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट में बी वर्ड है वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के लिए होता है, जो कि दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होती हैं, थाइमस ग्लैंड में, जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में परिपक्व होती हैं। बनती बोन मैरो में ही है, तो बोन मैरो बन के बोन मैरो में ही रह जाती हैं और वहीं मैच्योर होती है, वो बी लिम्फोसाइट्स होती है जो बोन मैरो में बनकर थाइमस में चली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, अब वहीं मैच्योर होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी लेटर है वो बी लेटर बोन मैरो के लिए नहीं है बल्कि बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के लिए है। अब इनमें जो उरास्थी यानी कि स्टर्नम होता है वो बड़ी होती है और विकसित होता है। उसका आधारीय भाग यानी कि जो बेसल पार्ट है वो फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है, और उस स्वेलन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कील कहते हैं। और कील से उड्डन पेशियां जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात जो फ्लाइट मसल्स होती हैं जो उसको फ्लाइट में हेल्प करती हैं, उड़ने में हेल्प करती हैं, उड्डन पेशियां फ्लाइट मसल्स वो कील से जुड़ी हुई होती हैं। करोटी यानी कि स्कल इसमें मोनोकॉन्डाइलिक होता है, इसमें अर्थात इसमें एक अस्थि कंद यानी कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल एक होता है।
अब इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट यानी कि हृदय 4 कक्षीय होता है, पूर्ण 4 कक्षीय होता है। 2 ऑरिकल यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय यानी कि 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसिस यानी कि धमनी कांड और साइनस विनोसस यानी कि शिरा कोटर जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और वृक्क निवाहिका तंत्र यानी कि रीनल पोर्टल सिस्टम अवशेषी होता है, यानी कि वेस्टिजियल होता है। अब वो प्रेजेंट होता है लेकिन फंक्शनल नहीं होता, बहुत कम डेवलप फॉर्म में यानी कि रूडिमेंट्री फॉर्म में, अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है। इनमें ग्रास नली यानी कि जो इसोफेगस होता है वो एक संरचना में परिवर्तित हो जाता है और जिसको हम बोलते हैं क्रॉप। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉप। ग्रास नली क्या बनाती है? क्रॉप बनाती है, यानी कि इसोफेगस काय में रूपांतरित होता है? क्रॉप में रूपांतरित होता है। क्रॉप इसोफेगस के स्थान पर क्रॉप हो जाता है। तो क्रॉप के होने से एडवांटेज क्या होता है कि ये चूंकि एरियल एनिमल होते हैं, अर्थात ये उड़नशील जंतु है और अपना अधिकांश समय उड़ने में और अपने नेस्ट में बिताते हैं, इसलिए केवल धरती पर, लैंड पर कुछ समय के लिए खाने के लिए उतरते हैं। और अगर ये ज़्यादा समय तक धरती पर रहेंगे तो इनको खतरा होता है, इसीलिए इनके अंदर जो क्रॉप उपस्थित होता है उसमें ये फटाफट जल्दी से अपने भोजन को फटाफट अंदर ले लेते हैं विदाउट चबाए और उसको अपने अंदर क्रॉप में भर लेते हैं। जो इसोफेगस होता है वो क्रॉप में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और इससे एडवांटेज क्या होता है कि क्रॉप में भोजन फटाफट बिना चबाए जल्दी से अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भोजन को अंदर ग्रहण कर सके, अर्थात जो आगे जाकर वो यूज़ कर लेते हैं, बाद में उसको पीस कर अपने अंदर ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब क्रॉप एक स्राव सिक्रीट करती है जिसे हम पिजन मिल्क यानी कि पक्षी दुग्ध कहते हैं। और ये जो पिजन मिल्क होता है ये मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों ही जंतु के द्वारा स्राव होता है, क्योंकि क्रॉप दोनों में उपस्थित होती है। हमारी तरह मेल में अल्प विकसित मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती, हमारे में फीमेल्स जो होती हैं वो बच्चों के न्यूट्रिशन में, पोषण में सहायता करती, क्योंकि उन्हीं में फंक्शनल क्रियात्मक मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हमारे में मेल्स में यानी कि नरों में विकसित मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती, इसलिए वो पोषण में सहायता नहीं कर पाते। लेकिन इनमें क्रॉप जो होता है वो एक स्राव सिक्रीट करता है जिसे हम पिजन मिल्क बोलते हैं। और ये पिजन मिल्क से जो संतान होती हैं उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो स्राव उनके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। और ये नर तथा मादा दोनों का स्राव होता है, इसलिए दोनों ही बच्चों को पोषण में सहायता करते हैं। आहार नाल में भोजन को पीसने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं गिजार्ड। अब चूंकि क्या हुआ, गिजार्ड, क्योंकि गिजार्ड का यूज क्या है, इन्होंने क्या काम करा, चूंकि ये उड़नशील जंतु है, लैंड पर बहुत कम समय के लिए जाते हैं, इसलिए खाने को फटाफट अपने अंदर डाल लेते हैं और वो क्रॉप में स्टोर हो जाता है। बाद में जब वो क्रॉप से नीचे जाता है तो वहां पर एक संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। और ये गिजार्ड में जब भोजन आता है तो उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। इससे क्या होता है, खाना जब नीचे आता है तो उसको पीस के धीमे धीमे नीचे को पहुंचाता है, जिससे जो खाना उसने फटाफट भर लिया था उसको अब छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करके पीस कर नीचे जा जाता है, क्योंकि अगर वो एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा तो डाइजेशन में दिक्कत करेगा। तो इसलिए इसको पीसने के लिए, जिससे पाचन सरल हो जाए, उसमें एक संरचना उपस्थित होती है, क्या बोलते हैं, गिजार्ड कहते हैं। और गिजार्ड जो होते हैं वो इसको पीसने में हेल्प करते हैं। ये समतापी जंतु होते हैं और समतापी जंतुओं में इनमें जो बॉडी का तापमान होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। हमारा भी लगभग इतना ही होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, तो इनमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही होता है। और वो सदैव निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात जो वातावरण का टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है उससे इनके वातावरण के तापमान से इनकी बॉडी के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट बनाता 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही। इनमें जो रुधिर में आरबीसी होती हैं वो अंडाकार होती हैं।
द्विउत्तल होती है और केंद्रक युक्त होती है, अर्थात उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। श्वसन के लिए इनमें विशेष अडेप्टेशंस पाई जाती है, अनुकूलताएं पाई जाती है। सघन और स्पंजी फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों से होता है और फेफड़े में जो होते हैं वो एयर सैक्स उपस्थित होते हैं। फेफड़ों में अंदर एयर सैक्स उपस्थित होते हैं, यानी कि वायु कोश उपस्थित होते हैं। और वायु कोश की उपस्थिति के कारण इसमें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के यूज़ करने के लिए, एक्सचेंज के लिए इसमें ऑक्सीजन अधिक आती है। इसमें लंग्स बॉडी के मैक्सिमम पार्ट में होते हैं अंदर, उसके साथ उसमें उभार लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। ये सब लंग्स होते हैं ऐसे, उसमें से ऐसे एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं। और ये एयर सैक्स जो होते हैं इनको ऑक्सीजन जब वो जाती है, इसमें एयर जब आती है तो इनमें मैक्सिमम अमाउंट में एयर आ सकती है, क्योंकि इसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि जो श्वसन तंत्र है वो बहुत अल्प विकसित ना होकर बहुत सुविकसित होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा उड़नशील होते हैं। उड़ते समय इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इनका श्वसन तंत्र सुविकसित होना चाहिए, जिससे अधिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर अधिक से अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। और इनमें इसके लिए एयर सैक्स उपस्थित होते हैं। पिजन्स में जैसे 9 एयर सैक्स उपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें एक अडेप्टेशन और होती है कि जब इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है तो जब इनमें ऑक्सीजन युक्त एयर जब अंदर आती है तब भी गैसेस एक्सचेंज होता है, और जब वो बाहर निकल रही होती है CO2 रिच एयर, उनमें तब भी एक्सचेंज होता है। अर्थात ये ऑक्सीजन एयर युक्त एयर अंदर आते समय भी ये लंग्स एयर सैक्स की सहायता से, ये लंग्स और एयर सैक्स मिलकर एयर के अंदर आते समय भी ऑक्सीजन जो एयर की है वो ब्लड में डालते रहते हैं। और जब ये एयर यहाँ से बाहर निकल रही होती है, CO2 जब अंदर आ जाती है उसके बाद ये बाहर जा रही होती है, उस बाहर जाते समय भी जो शेष ऑक्सीजन बची है वो भी ऑक्सीजन, उसमें से काफ़ी सारी ऑक्सीजन ब्लड में डाल दी जाती है, जिससे एक बार में डबल ऑक्सीजन अंदर डाली जाती है। हमारे में केवल एक ही बार गैसेस एक्सचेंज होता है, एक बार O2 अंदर डाली जाती है ब्लड में, उसके बदले में CO2 अंदर ली जाती है। लेकिन इसमें डबल होता है, जिसमें ऑक्सीजन पहली बार जब अंदर आई तब भी डाली गई ब्लड में, और जब वो एयर बाहर जा रही है तब भी उसमें से ब्लड के अंदर एयर डाली गई। तो ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी टंग्स में लैरिंग्स में स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं, और इनके स्वर के लिए जो संरचना प्रेजेंट होती है वो सिरिंग्स कहलाती है, और वही इनके अंदर साउंड प्रोड्यूस करती है। पक्षियों में जो एक और एडेप्टेशन होता है वो इनके उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है कि इनका उत्सर्जन तंत्र में जो मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। यानी कि ये यूरिक अम्ल उत्सर्गी यानी कि यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिक एसिड जल में लगभग अघुलनशील होता है या बहुत कम घुलनशील होता है, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरेट क्रिस्टल्स, वो विस्टा के साथ यानी कि फीसिस के साथ डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं बिना पानी के। और इनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि जो मूत्राशय होता है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि उनको बॉडी में स्टोर नहीं करना है। जैसे ही बनता है वो विस्टा में डाल दिया जाता है, विस्टा की साथ से बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। इससे इनका बॉडी का वेट भी कम हो जाता है। इसके बाद इनमें जो नर्वस सिस्टम है उनमें सेरिबेलम वेल डेवलप्ड होता है। सेरिबेलम जो पार्ट है ब्रेन का वो बैलेंस बनाने के लिए, मसल टोन बनाने के लिए, बॉडी का प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए, साम्य अवस्था मेंटेन करने के लिए पार्ट होता है। इसीलिए चूंकि इन्हें एयर में उड़ना होता है, इन्हें वायु में उड़ना है, उड़नशील जंतु हैं, इसलिए ऊपर उड़ते समय इनको बैलेंस बनाने के लिए सेरिबेलम इनमें विकसित होता है। कपालीय तंत्रिकाएं यानी कि क्रैनियल नर्व्स इनमें 12 जोड़ी होती हैं। इसके बाद इनमें आंखें बड़ी और विकसित होती हैं, और निमेशक पटल यानी कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन
किसी भी जंतु को धूल आदि से रक्षा करती है, उसकी आँखों को। और हमारे में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल होती है और एक पिंक स्पॉट के रूप में आइज में होती है, इसे पिलिका सेमिनोलरिस कहते हैं। दृष्टि इनमें एकाक्षिक यानी कि मोनोक्यूलर विजन होता है। मोनो माने होता है वन, मोनोक्यूलर विजन और बाइनोक्यूलर विजन, दो प्रकार का विजन होता है। हमारे में बाइनोक्यूलर विजन होता है। और मोनोक्यूलर विजन में क्या होता है, एकाक्षिक विजन में, कि इनकी प्रत्येक आई का अपना एक फील्ड होता है, अर्थात इनकी एक आई अपना एक अलग फील्ड से देखती है, दूसरी आई एक अलग फील्ड से देखती है। लेकिन हमारे में जो बाइनोक्यूलर विजन है, हम जो भी देखते हैं अपनी दोनों आंखों से एक साथ देखते हैं, अर्थात हमारी एक आई अलग और दूसरी आई अलग अलग नहीं देखती है, हम एक ही तरह की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये अपनी लेफ्ट आई से लेफ्ट एरिया में देख लेते हैं, अपनी राइट साइड में अपने राइट एरिया को देख लेते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो फील्ड होता है देखने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम केवल दोनों आंखों के एक साथ ही देख सकते हैं। अगर हम एक आंख से देखेंगे तब भी हमें वही चीज़ दिखाई देगी, अगर हम दो आंखों से देखेंगे तब भी हमें वही चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो बाइनोक्यूलर है। और हमारा जो एक बार में जो विज़न होता है वो एक आई 130 डिग्री देख सकती है, दूसरी आई 130 डिग्री देख सकती है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री विज़न देखते हैं। तो केवल हमें यहाँ से यहाँ तक का दिखाई देता है 180 डिग्री पर। लेकिन इनमें मोनोक्यूलर विजन होने से एक आई जो लेफ्ट वाली वो लेफ्ट वाला हिस्सा देखेगी, राइट वाला राइट हिस्सा देखेगी। तो ये दोनों अलग अलग ऑपरेट होती है, दोनों तरफ का उसको सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होती है, जो इनको रहने के लिए, लैंड पर उतरने के लिए ज़्यादा सूटेबल बनाती है, क्योंकि ये इनको खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे आसानी से चौकन्ने रह पाते हैं ये। इसके अलावा इनमें एक खास बात और होती है, जो अडेप्टेशन होती है इनकी, वो इनके अंदर एक कंघे के समान संरचना होती है आँख में, जिसे पैक्टेन बोलते हैं, PECTN, पैक्टेन। तो पैक्टेन जो है वो इनकी एकोमोडेशन पावर बढ़ा देती है। एकोमोडेशन पावर का मतलब कि उनको फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है, इनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो उसको ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। इसीलिए इन जंतुओं में जो दूर से देखने की क्षमता है एकोमोडेशन पावर के कारण ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कीवी को छोड़कर सभी में पैक्टेन उपस्थित होता है। और इनके अंदर जो विज़न होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक चील, काइट 1.5 किलोमीटर ऊपर से एक सरसों के दाने को आसानी से देख लेती है। तो इसी पैक्टेन के कारण इनकी देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गजब की होती है। इसके बाद पक्षी एक लिंगी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। नर जननांग एक जंतु में, मादा जननांग दूसरे जंतु में उपस्थित होते हैं। अब इनमें एक और अडेप्टेशन पाया था, जो फीमेल होती है उनके अंदर लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट, यानी कि जो अंडाशय, लेफ्ट अंडाशय यानी कि, और जो अंडवाहिनी है केवल वही फंक्शनल होती हैं, यानी कि उनमें एक एक होती है, जिससे उनका बॉडी का वेट कम हो जाता है। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, अर्थात इंटरनल होता है। और उससे पहले, निषेचन से पहले कर्टशिप और कॉपुलेशन प्रेजेंट होता है, वो एक्ट जिसके द्वारा मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आकर रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो मैथुन और अनुरंजन, कर्टशिप और कॉपुलेशन प्रेजेंट होते हैं इनमें, और इसी कारण इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनके एग्स भी रेप्टाइल्स की तरह ही होते हैं और वो बहुपीतकी होते हैं, अर्थात उनमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना छिद्रित, यानी कि पोरस शेल प्रेजेंट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, और ऐसे एग्स को हम क्लिडोइक एग्स कहते हैं। परिवर्धन इनमें सदैव डायरेक्ट होता है, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है, और लार्वा अवस्था अनुपस्थित होने के कारण इनमें शिशु का जन्म होता है एग से। और जो एग्स होती हैं उनके अंदर ही भ्रूण का विकास होता है, बॉडी के बाहर होता है फीमेल की, और ये इसलिए ओविपेरस होते हैं, अंडप्रजक होते हैं। और जो भ्रूणीय कलाएं होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ, एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन और योक सैक, वो एम्ब्रियो के चारों ओर बनती है, अर्थात ये एम्नियोटा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। रेप्टाइल से बनती हैं, एप से बनती है, मैमल्स में बनती हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भ्रूणीय कलाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल में शतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा पक्षी होता है, ये लार्जेस्ट बर्ड है।
तोता यानी कि पैरट जो होता है उसमें ऊपरी जबड़ा क्रियाशील होता है। नॉर्मली जो लोअर जॉ होता है वही फंक्शनल होता है, लेकिन इसमें ऊपरी जबड़ा क्रियाशील होता है। सॉफ्ट स्पिन टेल जो बर्ड होती है वो वर्ल्ड में सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी होती है। कबूतर कोलंबोलिविया, मोर और तोता, मैना और अन्य जो पक्षी होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।